अर्थशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब हमारे अनुमान लगाने में थोड़ी कम मुश्किल आ रही है। हम लोग अब अनुमान काफ़ी हद तक लगा पा रहे हैं, हमारे अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है विज्ञान तो है, लेकिन वॉलिस के अनुसार ये एक कम निश्चित विज्ञान है। अब हम ये मान लें कि अर्थशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन कौन सा विज्ञान है, वास्तविक है या आदर्श विज्ञान। रॉबिन्स ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना चाहिए। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में विकास करने के लिए अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में विकास रॉबिन्स के हिसाब से तभी होगा जब हम कारण परिणाम में संबंध स्थापित करके कोई सिद्धांत बनाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन का तर्क कि हमें केवल कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करना चाहिए, वास्तविक विज्ञान तक रहना चाहिए, और भले बुरे का जो निर्णय है वो राजनीतिज्ञ या नीति शास्त्रियों पर छोड़ देना चाहिए। इससे ये कि दोनों अपने अपने कार्य को भली भांति कर सकेंगे। तीसरा उन्होंने कहा आदर्शों के निर्धारण में जटिलता रहती है, क्योंकि क्या है कि बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन आदर्श निर्धारित करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो रॉबिन्स कहते हैं कि हमें केवल वास्तविक विज्ञान रहना चाहिए। चौथा वो कहते हैं कि भ्रम उत्पन्न होने की संभावना, कि अगर हम कोई अर्थशास्त्री सैद्धांतिक का विवेचन करेगा और वही अगर भले बुरे का निर्णय भी करने लगेगा तो कुछ भ्रम हो सकता है कि ये आदर्श जो है वो उसके वास्तविक से मिलता जुलता है। उनकी अर्थशास्त्र की पसंद और नापसंद के हिसाब से वो सैद्धांतिक अर्थशास्त्र को मोड़ भी देने लग सकता है। अतः रॉबिन्स ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान ही होना चाहिए। लेकिन अब कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान भी होना चाहिए। इसके पक्ष में भी विभिन्न तर्क दिए गए हैं। पीगू ये कहते हैं कि अर्थशास्त्री को केवल दार्शनिक ही नहीं होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, वो केवल ज्ञान के लिए ही डॉक्टर नहीं होता है, वो लोगों के इलाज करने के लिए डॉक्टर बनता है। वैसे ही अर्थशास्त्री को भी केवल आर्थिक समस्याओं का अध्ययन ही नहीं करना है, उनके कारण परिणाम ही नहीं जानने, उनके समस्याओं के समाधान के उपाय भी बताने हैं। अर्थशास्त्र को प्रकाशदायक होने के साथ साथ फलदायक भी होना चाहिए। अर्थशास्त्र फ्रेजर ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्री केवल अर्थशास्त्री है वह एक सुंदर लेकिन दीन मछली के समान है। तो हमें अर्थशास्त्र का महत्व, इसका उपयोग तभी है जब हम इसको आदर्श विज्ञान के रूप में अध्ययन भी करें। इसके लिए विभिन्न तर्क इस प्रकार है। फर्स्ट, वास्तविक विज्ञान कभी भी मूल्य तटस्थ नहीं रहा है। हम वास्तविक विज्ञान के भी जब नियम बनाते हैं तो कुछ न कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर होते हैं। जैसे हम उपभोक्ता का व्यवहार देख रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। जब हम उत्पादक का सिद्धांत देखते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उसका लाभ अधिकतम हो। तो इस तरह से बिना उद्देश्य के कोई भी सिद्धांत नहीं बन सकता है। तो वास्तविक विज्ञान भी कभी भी मूल्य तटस्थ नहीं रहा है। अब श्रम विभाजन का जो तर्क है वो भी भ्रमात्मक है, क्योंकि एक व्यक्ति तो पूरा कारण परिणाम में संबंध स्थापित करे और जब निर्णय लेने का समय आए कि ये उचित है या अनुचित तो वो दूसरा करे, तो वह सही नहीं होगा, उसे वापस पूरा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से हमको ये श्रम विभाजन का तर्क भी उचित नहीं लगता है। तीसरा है तर्क और भावना का संयोग आवश्यक, कि मानवीय विषय जो है उसमें केवल तर्क से काम नहीं चलता है, उसके साथ साथ हमें उसकी भावना को भी देखना पड़ेगा। नंबर 4, आदर्शात्मक पहलू को अपनाने से ही अर्थशास्त्री का सामाजिक कल्याण में अधिक योगदान। तो हम अधिक योगदान कब दे सकते हैं, जब आदर्शात्मक पहलू को भी अपनाएं।
इसके साथ साथ सैद्धांतिक अर्थशास्त्र की वस्तुनिष्ठता में भी संदेह है, क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री जो है उसका अपने सामाजिक वर्ग, संस्कृति, देश के आर्थिक विकास की स्थिति, इन सभी चीज़ों का उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता ही है। तो कभी भी अर्थशास्त्र जो है वो आदर्श से मुक्त नहीं हो सकता है। तो अर्थशास्त्र को हम क्या मानते हैं कि ये एक ओर तो आदर्शात्मक विज्ञान है, दूसरी ओर ये वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक के साथ साथ इसे हम आदर्श विज्ञान बनाएंगे तभी यह जो है उपयोगी होगा। कोई भी जैसे गरीब व्यक्ति है तो निर्धन व्यक्ति अगर वो सोचे कि हम केवल उसके कारण बता दें कि आपकी गरीबी के ये कारण है, आप गरीब है, ये भी बता दें, लेकिन उसकी गरीबी को दूर करने के उपाय अगर हम नहीं बताएंगे तो उसको अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रों से कोई मतलब नहीं होगा। तो हमें अगर अर्थशास्त्र को एक उपयोगी विषय बनाना है तो वास्तविक के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी बनना पड़ेगा। तो अब हमने देखा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है और विज्ञान में कौन सा है, वास्तविक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आदर्श विज्ञान भी है, तभी इसकी उपयोगिता है। अब हम देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र एक कला भी है। कला का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने की विधि। किसी भी काम को अगर हम अच्छी तरीके से करते हैं उसे हम कला कहते हैं। अब कला जो है वो क्या है को क्या होना चाहिए से जोड़ने का कार्य करती है। कला वास्तविक विज्ञान को आदर्श विज्ञान से जोड़ने के लिए एक कड़ी का कार्य करती है। अर्थशास्त्र की कला जो है वह इसकी आर्थिक नीतियों के रूप में हमारे सामने आती है। अब आर्थिक नीति जो हम बनाते हैं तब आर्थिक विश्लेषण करना होता है, तब ये देखना होता है कि जो आर्थिक नीति हम बनाने जा रहे हैं क्या ये हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेगी। इस आर्थिक नीति के रिपरकशंस क्या होंगे, क्या परिणाम होंगे अगर इस नीति को हम काम में लेते हैं, और अगर और कोई नीति बना के हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते थे या यही नीति ठीक है। और इसके अलावा हमको ये देखना होगा कि इस नीति की लागत क्या है, क्या दूसरी नीतियों से इसकी लागत कम है या ज़्यादा आती है। तो हमको आर्थिक नीति बनाते समय कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्थिक नीति हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करेगी या नहीं करेगी, आर्थिक नीति के परिणाम क्या होंगे, कि क्या ये हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगी या कोई अन्य नीति ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती है, और इस नीति की लागत अन्य नीतियों से कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से कोई भी आर्थिक नीति जब हम बनाते हैं तो इसका हमको आर्थिक विश्लेषण करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी आर्थिक नीतियाँ होती कि दो या अधिक उद्देश्य एक साथ सामने हैं तो परस्पर विरोधी भी हो सकती है। जैसे हम ये चाहें कि आर्थिक विकास तेज़ी से हो और दूसरी ओर हम ये चाहते हैं कि रोजगार भी बढ़ाना चाहते हैं। अब यदि हम तेज़ गति से आर्थिक विकास करते हैं तो हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स काम में लेनी होगी और ऐसे में हम रोज़गार नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर हम रोज़गार बढ़ाने पे ध्यान देते हैं तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होगी और ऐसे में हम आर्थिक विकास जो है वो तेज़ गति से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आर्थिक नीतियाँ विरोधाभासी भी होती है। तब हमें ऐसी स्थिति में मूल्य निर्णय लेने होते हैं, मानवीय विचारों को देखना होता है, मानवीय परिस्थितियों को देखना होता है कि कौन सी नीति हमारे देश के लिए उपयुक्त रहेगी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक कला भी है। कला के लिए हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए हम आर्थिक विश्लेषण करते हैं, उसके पश्चात हम आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा पॉइंट लेंगे, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। पहले तक हम विभिन्न परिभाषाओं की सीमाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की सीमा देखते थे, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री, क्योंकि हमने देखा
कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसी आधार पर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं देखते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। जैसे कि हमने पहले बताया मैंने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, छोटे छोटे समूहों अर्थात परिवार, फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनके व्यवहार का अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है कि इसमें हम साधनों को दिए हुए मान लेते हैं, दिए हुए साधनों के ही आवंटन की ही बात करते हैं, इसमें हम इनके विकास की बात नहीं करते हैं। दूसरा, इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात नहीं करते हैं, केवल छोटे छोटे समूह की बात करते हैं। तो जब हम व्यक्तिगत कीमतों की बात करते हैं तो हम सामान्य कीमत स्तर की बात नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसके हल के लिए भी उपाय हम नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग सीमाएं हैं। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी लिमिटेशंस है कि जैसे गलत परिणाम आने का भय रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सामान्य कीमत स्तर तो एक जैसा चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कृषिगत कीमतें गिर रही है, औद्योगिक बढ़ रही है और जनरल प्राइस लेवल सेम रह रहा है। तो हम ये सोचें कि पॉलिसी में या आर्थिक नीतियों में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको सकल या ग्रोस के साथ साथ उनके जो छोटे छोटे समूह हैं उनको भी बारीकी से देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैक्रो की एक लिमिटेशन ये कि समष्टिगत विरोधाभास पाए जाते हैं कि जो चीज़ एक समूह के लिए सही है, एक व्यक्ति के लिए सही है, वो हो सकता सबके लिए सही नहीं हो। जैसे समस्त समाज के लिए हम सोचें कि व्यक्तिगत फर्में गलत है, प्रतियोगिता होनी चाहिए, इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी, माल अच्छा पैदा होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि कुछ फर्मों का दिवालियापन भी आ सकता है क्योंकि वो प्रतियोगिता में टिक नहीं पाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी अपनी लिमिटेशंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी अपनी लिमिटेशंस है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमको व्यष्टि और समष्टि दोनों को ही पढ़ के, दोनों के ही हिसाब से चल के आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है कि ये एक विज्ञान है। इसके जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं और इस वजह से आर्थिक नीतियाँ अच्छी प्रकार से बनाई जाती है, भली प्रकार से बनी जाती है। तो उन आर्थिक नीतियों का उपयोग हम विभिन्न समस्याओं के समाधान में करते हैं। तो हमने आज क्या देखा कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो हमने क्या देखा कि अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान है। विज्ञान के साथ साथ, विज्ञान में कौन सा विज्ञान है, ये सैद्धांतिक भी है और इसके साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। और जब सैद्धांतिक और आदर्श को जोड़ने के लिए हम काम करते हैं वो अर्थशास्त्र की कला अर्थात आर्थिक नियम है जो कि विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री आजकल हम माइक्रो और मैक्रो के रूप में बांटते हैं। तो इसकी सीमाएं भी हमने किस तरह से बताई, माइक्रो की सीमाएं बताई और मैक्रो की भी सीमाएं बताई। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है और इसमें हम जो नियम बनाते हैं वो सैद्धांतिक वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के माध्यम से बनाते हैं। थैंक यू।